नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 25 अप्रैल 2025 का इंडिया का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने वाले हैं। आप इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के साथ जानते हैं, साथ में स्टैटिक्स जीके कवर करते हैं। यानी करंट अफेयर का 360 डिग्री व्यू है। आप कोई सा भी एग्जाम दे देना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें सिंगल क्वेश्चन करंट अफेयर में अपनी इस क्लास से बाहर देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर सारे जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कवर करवाऊंगा वो सारे सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। डेली की डेली पीडीएफ आप ले लेना। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़्यादातर बच्चे 99.9% जो बच्चे हैं वो इस क्लास को अपने एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, इन्फ्यूजन नोट्स के एप्लीकेशन पे देख रहे हैं। वहाँ पर पीडीएफ का सेक्शन है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बाकी जो बच्चे यूट्यूब से इस क्लास को ले रहे हैं उनको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी वो इस क्लास के अंत में अपन उस पर चर्चा कर लेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सियोम मिशन के तहत कौन से भारतीय अंतरिक्ष यात्री किसका अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन इस प्रकार बनाने का मतलब ये है कि आपको एक साथ दो फैक्ट याद करवा दिया जाए। मैंने कहीं सुना है, हो सकता है मैंने गलत सुना हो, कि जितने फैक्ट आप क्वेश्चन में करवाओगे डिटेल एनालिसिस के बजाय उतने ही बच्चे को ज़्यादा याद रहेंगे। बाकी मैं हर एक चीज़ को 2-3 बार आपको बोल के सुनाता हूँ तो सारी चीज़ें क्लास में याद हो जाती है, वैसे तो कोई इशू भी नहीं है। ठीक है, जो एक्सियोम मिशन है उसके तहत शुभांशु, भारत के जो अंतरिक्ष मिशन में जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, नाम है शुभांशु, और वो टॉर्डिग्रेटस का अध्ययन करेंगे। किसका? टॉर्डिग्रेटस। टॉर्डिग्रेटस क्या होता है सर? वाटर बेयर का अध्ययन करेंगे। किसका? वाटर बेयर का अध्ययन करेंगे। सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, इसमें ये क्या अध्ययन करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपको ध्यान ये रखना है। एक्सियोम मिशन के तहत में शुभांशु जो है अंतरिक्ष यात्री है भारत के, वो इस मिशन पे जा रहे हैं, टॉर्डिग्रेट्स का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो एक्सियोम है, एक्सियोम 4 अंतरिक्ष यान है। कौन सा? एक्सियोम 4। एक्सियोम 4 के माध्यम से ये जाएंगे आईएसएस के लिए। 14 दिवसीय ये मिशन होगा। कितना? 14 दिन के लिए जाएंगे। कितना? ये मिशन कितना है? 14 दिन का ये मिशन है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसके अंदर अंतरिक्ष में खेती की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, अंतरिक्ष में सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व है कि नहीं है, अंतरिक्ष को मानव अनुकूलन कैसे बनाया जा सकता है, इन सब पर अध्ययन करेंगे ये। इसरो, नासा और ईएसए के सहयोग से ये जा रहे हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, और ईएसए। ठीक है, यानी इसरो, नासा और ईएसए तीनों मिलकर इनको भेजेंगे। शुक्ला जी, यानी शुभांशु शुक्ला इनका पूरा नाम है। शुक्ला जी जो होंगे वो अंतरिक्ष के अंदर 7 वैज्ञानिक प्रयोगों की निगरानी करेंगे। कैसे? 7 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। कितने वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे? 14 दिन के अंदर 7 प्रयोग करेंगे। 7 प्रयोगों के अंदर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के अंदर फसल की वृद्धि हो सकती है कि नहीं हो सकती है? भाई अंतरिक्ष के अंदर गुरुत्वाकर्षण इतना नहीं है, जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाते जाओगे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल किसको बोलते हैं? पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से खींचती है उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। अब बहुत कम, यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर फसल वृद्धि करती है कि नहीं करती है? अच्छा, फसल की वृद्धि 2 टाइप से होती है। ये क्या है? पृथ्वी है, फसल नीचे भी, आलू वगैरह नीचे ही गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ऊपर गति करते हैं। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के साथ गति करते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम हो तो फसल वृद्धि करेगी कि नहीं करेगी? टॉर्डिग्रेटस ने वाटर बेयर जैसे जो मजबूत सूक्ष्म जीव है उनका वहां पर अस्तित्व है कि नहीं है, इन सब का पता लगाया जाएगा इसके अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मुझे लगता है इसके आसपास के जितने भी फैक्ट थे वो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, एक सेकंड रुकना यार, लगातार इतने कॉल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार तो ये इनको पता है जब क्लास है तो बार बार इतने कॉल। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है, उसमें भारत की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं, जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया गया है? भाई पहले जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है,
उसने बताया कि भारत की जीडीपी 6.7% की वृद्धि का हमें अनुमान है। कितना? 6.7% की वृद्धि का अनुमान पहले बताया गया था। अभी कल इसमें विश्व बैंक ने संशोधन करके बताया कि भारत की जो जीडीपी में वृद्धि होगी वो 6.3% की होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और जो घरेलू अनिश्चितताएं हैं भारत में अभी वर्तमान में, उसके कारण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का पूर्वानुमान 6.7% से घटाकर 6.3 कर दिया है। भारत की जीडीपी को इतना घरेलू ऐसी क्या चीजें चल रही है भारत में? वैसे ऑल गुड चल रहा है। अभी पालगांव में अटैक हुआ, पर्यटक वहां पे घूमने गए हुए थे और पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी, आईएसआई के कुछ आतंकवादी धर्म पूछते हैं उनसे, और जो हिंदू धर्म का था उन पर गोलियां चलाई जाती है। धार्मिक हिंसा भी नहीं बोल सकते इसको तो। 28 लोगों की जान चली जाती है। अभी कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं। जितने भी लोगों की जान गई, सब भगवान उनके आत्मा को शांति दे। कैंडल मार्च वगैरह निकाल लिए होंगे, नहीं निकाले तो निकाल लोगे। सोचने लायक बात है, आपके देश में आके पर्यटक जो घूमने आए उन पर आतंकवादी आके हमला कर देते हैं, और आप बिना हेलमेट, आपके घर से 1 किलोमीटर दूर आपका ऑफिस आप नहीं जा सकते हो, चालान आपका पक्का कटेगा। यातायात पुलिस भी अच्छी है इससे तो। पर कोई नहीं, जो भी हुआ टिट फॉर टेट होना चाहिए। और मुझे पता नहीं अंदर से पिछले 2-3 दिनों से ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे भारत पाक का युद्ध होने वाला है। अपने बच्चे पढ़ेंगे 2025 का युद्ध। मुझे ऐसा लग रहा है भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है। अब होगा कि नहीं होगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से। बाकी मैं तो इसके पक्ष में हूँ, होना चाहिए, भयंकर युद्ध होना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मजहब के नाम पर हिंसा बहुत भयंकर हिंसा होती है। आप समझते हो, कश्मीरी मुसलमान, कश्मीर के अंदर जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, हिंदू कम्युनिटी रहती है, उनका मुख्य रोजगार क्या है? पर्यटन। पर्यटन उनका मुख्य रोजगार है, उनके घर पर्यटन से चलते हैं। वहाँ पर जो भी चीज़ें बिक रही है वो पर्यटन की वजह से हो रहा है। बाकी वहाँ पर कोई बिजनेस स्टेब्लिश नहीं है। जहाँ पर, जिस जगह पर इतनी अनस्टेबिलिटी हो, आए दिन आतंकी हमले होते हैं, आए दिन वहाँ पर पुलिस फोर्स का प्रयोग किया जाता है, अर्धसैनिक बल वहाँ पर तैनात रहते हैं, वहाँ पर कोई क्यों बिजनेस करेगा बताओ? वहाँ ऑफिस क्यों लगाएंगे? राजस्थान के मारवाड़ी लोग हर जगह अपना बिजनेस करते हैं, केवल वहाँ नहीं करते, बहुत कम मारवाड़ी हैं। वहाँ पर वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ का नेचर इतना बढ़िया है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो वहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनसे पैसे कमाते हैं। टूरिस्टों से पैसे कैसे? टूरिस्ट आएगा तो होटल में रहेगा, होटल वालों का बिजनेस चलेगा। टूरिस्ट आएगा तो गाड़ी में घूमेगा, गाड़ी वाले का बिजनेस चलेगा। टूरिस्ट आएगा तो वहाँ घोड़ों पे घूमोगा, घोड़े वाले का घर चलेगा। एक घोड़े वाले की वहाँ पर हत्या भी हुई थी, उसका भी शूट आउट हुआ था। वहाँ पर आएंगे, खाना खाएंगे, वहाँ की चीज़ें खरीदेंगे, वहाँ का बिजनेस ही पर्यटन पर है। अब आपको क्या लगता है वहाँ पर कोई जाएगा? ये जीडीपी का डाउनफॉल इसी को दिखा रहा है। वहाँ आप कोई पर्यटन, वहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ हो गई है, फ्लाइट के टिकट 5 गुने हो गए। लोग पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह, ये एयर स्पेस, ये जो इंडिगो वगैरह हैं, ये मौके पे अपना चौका लगा रही है। अभी वहाँ पर हमला हो गया उसकी वजह से टिकट। अरे भाई उसकी वजह से नहीं, उसका अपना बिजनेस है। डिमांड ऑन सप्लाई बिजनेस चलता है हमेशा। मार्केट में आपकी डिमांड क्या, उस हिसाब से आपकी रेट फिक्स होगी। जम्मू में जितने भी लोग घूमने आए थे उनको एक दिन में श्रीनगर छोड़ के जाना है, इसलिए वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर इतना रश हो गया, इतना क्राउड हो गया कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या करें? बिजनेसमैन फ्री में सेवा दे? ऐसा नहीं होता भाई। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब देखो आर्मी को वापस डिप्लॉय किया जा रहा है, समुद्र में नई जहाजें उतारी जा रही है। कब ये खुशखबरी देखने को मिले? ठीक है, वो जितने भी समझौते थे उधर से पाकिस्तान ने बोला है शिमले समझौते को हम रद्द करते हैं। तेरी औकात क्या है? क्या औकात है शिमला समझौता रद्द कर दे? सीधी सीधी बात है, युद्ध होता है, घाटा भारत को है, नुकसान भारत को ही झेलना पड़ेगा। क्योंकि जिस आदमी के पास कुछ नहीं होता है ना, उसका आप क्या कर लोगे? उसका तो कर्जे में, वो तो बोला हम तो बर्बाद हैं, हमारा तो कुछ नहीं, आबाद क्या होना है, इससे ऊपर वैसे भी नहीं उठने वाले, इससे नीचे जाएंगे कहाँ? अंतिम छोर पर है। हो जाने चाहिए दो हाथ, होंगे जरूर, हमें विश्वास है मोदी और अमित शाह पे। अब देखते हैं होता क्या। ये जो मंदी है, इसमें एक वर्ल्ड बैंक ने ये बताया कि भाई जो हमने वृद्धि दर 6.7 का अनुमान लगाया था वो 6.3 पर आ रही है,
उस मंदी का एक मुख्य रीजन है जो निजी निवेश है और जो सार्वजनिक पूंजीगत व्यय है उसमें जितनी हमें अपेक्षा थी उससे कम हुआ है। यानी जो निजी निवेश जितना होना चाहिए, जितना हमने सोचा था उससे कम हो रहा है, उसके चलते ये मंदी आई है। और दक्षिण एशिया का जो क्षेत्रीय विकास अनुमान है उसको भी एक साथ उन्होंने घटा के बताया है उस रिपोर्ट के अंदर। और उन्होंने बोला कि दक्षिण एशिया और दक्षिण एशिया के आसपास के जो पड़ोसी देश है वहाँ पर राजनीतिक और वित्तीय कठिनाइयाँ अभी बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह से भारत की जो जीडीपी है उसका जो हमने वृद्धि दर का अनुमान 6.7 लगाया था वो 6.7 की बजाय अब 6.3 ही होगी, ऐसा बोला है विश्व बैंक ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में किस देश ने मैग्नीशियम हाइड्राइड से गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है? तो भाई चाइना ने। चाइना ने भी मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करके एक गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि ये पारंपरिक परमाणु जो हथियार हैं उनकी जगह एक स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प है। 2 किलोग्राम इसका वजन रहेगा। हाइड्रोजन गैस ये छोड़ता है और 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले आग के गोले को ये प्रज्वलित कर देता है। यानी इस 2 किलोग्राम के उपकरण को जब चलाया जाता है ना तो इतनी तेज गति से हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा और इतना 1000 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है। यानी आप 0.01 सेकंड भी उसके सामने नहीं टिक पाओगे, जितने में आप खत्म हो जाओगे। ठीक है, आपकी हड्डियां भी खत्म हो जाएगी। ठीक, मेरे कहने का मतलब आप एक ढांचा रहोगे, दीवार पर आपकी फोटो चिप जाएगी, इतना तापमान है। और बिना किसी अन्य गैसों की मदद से स्वच्छ ऊर्जा समाधानों की युद्ध तकनीक में बदलाव की ओर जा रहा है। मेरे कहने का मतलब अब युद्ध के अंदर ऐसा नहीं है भाई फालतू में आप युद्ध होगा ना, परमाणु बम चलेगा तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि यार ये कौन सी गैस आ रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। कौन सी गैस यार, जब युद्ध होगा परमाणु बम आप पे डालेंगे तो आप ऐसे ही खत्म हो जाओगे। फिर भी चलो, चीन ने बनाया भाई मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करके एक परमाणु बम। ठीक है, गैर परमाणु हाइड्रोजन बम है ये, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विकसित किए गए नए एंटीबायोटिक का क्या नाम है जिसने गोनेरिया के खिलाफ आशाजनक परिणाम दर्शाए हैं? अच्छा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले अगर आप में से साइंस के कोई बच्चे होंगे जो साइंस पढ़ते होंगे, हैं कि नहीं है सारे आर्ट्स वाला ही है? अरे यार ऐसे कैसे, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था तो बीटेक वालों ने तो साइंस वालों ने तो अच्छी बाजी मारी थी। एक चीज़ नोटिस की, यूपीएससी के रिजल्ट के अंदर इंजीनियर बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुए, लेकिन उनकी जो यूपीएससी के एग्जाम देने के टाइम उनका जो ऑप्शनल था वो सारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट थे। कौन से थे? ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट थे। ये चीज़ आपको, ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है, ये हाल ही में विकसित किए गए नए एंटीबायोटिक का क्या नाम है जिसने गोनेरिया के खिलाफ आशाजनक परिणाम दर्शाए हैं? गोनेरिया एक रोग है जो मूत्र मार्ग के संक्रमण में होता है। जो मूत्र मार्ग होता है वहां पर बैक्टीरिया के संक्रमण से क्या हो जाता है? गोनेरिया रोग हो जाता है। ठीक है, और उस रोग के इलाज के लिए एक एंटीबायोटिक खोजी गई है नई, उसका नाम है गेपोटिडासिन। क्या है? गेपोटिडासिन। गेपोटिडासिन, ये आपको याद रखना है नाम। ये एक एंटीबायोटिक है, गेपोटिडासिन। ठीक है, ये बैक्टीरिया की प्रतिकृति को बाधित करेगा। बैक्टीरिया क्या करता है गोनेरिया रोग में? मूत्र मार्ग के अंदर जल्दी से अपनी फोटोकॉपी बनाता है, प्रतिकृति करता है। ठीक है, यानी क्या करता है? ये प्रतिकृति करता है, फोटोकॉपी बनाता है। एक बैक्टीरिया होगा, कुछ दिनों वहां पर बहुत सारा संक्रमण हो जाएगा, बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे, तो जो बैक्टीरिया की प्रतिकृति बनाने की जो प्रक्रिया है उसको ये बाधित कर देगा। क्या? गेपोटिडासिन। जिससे क्या होगा? वहां पर बैक्टीरिया का संक्रमण ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, दवा प्रतिरोधी गोनेरिया के खिलाफ ये प्रभावशीलता काफी दिखाता है। इस पर अभी एक टेस्टिंग भी हुई थी। ठीक है, वर्तमान में क्या है? वर्तमान में इंजेक्शन से उपचार है, लेकिन उसके कुछ विपरीत परिणाम भी देखे गए थे। ठीक है, गेपोटिडासिन है वो रोगियों के लिए एक सुविधाजनक तो है ही, उसके अलावा एक मौखिक विकल्प हो गया। मौखिक विकल्प क्या? अभी सर दर्द करता है, क्या लाते हो? पैरासीटामोल देना रहे, गैस भर गया, इनो देना रहे। उसी प्रकार वो क्या है? गोनेरिया होगा तो आप गेपोटिडासिन लगा सकते हो। एक ऐसी ये एंटीबायोटिक है जिसका आप सीधा मेडिकल पर जाके नाम लेके अपने इलाज में इसको काम कर सकते हो। मौखिक इसका उपचार संभव है। गेपोटिडासिन याद रखना, गेपोटिडासिन। और गोनेरिया रोग क्या होता है? मैंने आपको बता दिया, मूत्र मार्ग में बैक्टीरिया के संक्रमण से गोनेरिया रोग होता है। हाल ही में किस संगठन ने ऑपरेशन चक्कर 5 के तहत डिजिटल धोखाधड़ी में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया? ऑपरेशन चक्कर 5। इससे पहले ऑपरेशन चक्कर 2 आया था, ऑपरेशन चक्कर 3 आया था, और उसका उत्तराधिकारी है ऑपरेशन चक्कर 5। कौन चलाता है? सीबीआई चलाता है, केंद्रीय जांच ब्यूरो चलाता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा, जांच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन। सॉरी, दिमाग से कभी कभार कोई वर्ड स्लिप हो जाता है तो इतना जबरदस्त स्लिप होता है
कि वापस याद नहीं आता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जो है, उसने भी ऑपरेशन चक्कर 5 चलाया था। इससे पहले उसने सेकंड भी चलाया था, थर्ड भी चलाया था, और उसका उत्तराधिकारी है ये 5, जिसके अंदर होता क्या है, डिजिटल धोखाधड़ी के अंदर जो भी लोग शामिल है, ठीक है, डिजिटल धोखाधड़ी करते हैं, आपके पास एसएमएस भेजेंगे, आपके खाते से पैसे उड़ा देंगे, उन सब चोरों को पकड़ने के लिए चलाया है। डिजिटल गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ चला दिया है। कैसे? ये डिजिटल गिरफ्तारी वाले अधिकारी कौन होते हैं? होते हैं आजकल आए हैं ये, व्हाट्सअप कॉल करेंगे या फ़ोन करेंगे, आपके बेटे को यहाँ पकड़ लिया, फ़ोन कट मत करना, आगे दिल्ली चला जाएगा बेटा आपका, कार्रवाई होगी। एक दिन मेरे पास भी आता है, मेरे के एक छोटे वाला भाई है, तो स्कूल वगैरह में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अपन कहीं पर भी अपने नंबर देते हैं ना, साढ़े उस नंबर को इधर उधर निकाल देते हैं। तो उसका एक कोई स्कूल में एडमिशन करवा रखा था मैंने, तो मैंने मेरा नंबर दे रखे थे गार्जियन के तौर पे, भाई कोई भी दिक्कत हो फ़ोन कर देना, बच्चा नहीं पढ़े फ़ोन कर देना। नंबर वहीं दिए थे मैंने उसको लेकर, और रवि कुमार और टेक, जो भी सारी जो टेक्नोलॉजी लगाई उन्होंने, टेक्नोलॉजी लगाई, उसने फ़ोन किया मेरे को, बोले कहाँ हो सर? मैंने बोला यहीं हूँ, बताओ कौन बोल रहा हूँ? पास में सायरन बोल रहे पुलिस वाले। अच्छा, पास में 2-3 बच्चे रो रहे ऐसे जैसे किसी को कूटा जा रहा है। फ़ोन किया, मैंने बोला जी बोलो। मौका ही वारदात, मेरा छोटा वाला भाई मेरे साथ ही बैठा था। बोला आपका रवि कुमार का आप क्या लगते हो? नाम लिया, मैंने बोला भाई हूँ, बताओ क्या बात? बोला उनको हमने पकड़ लिया है। मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने भी बोला पूरी फिरकी लेते हैं। मैंने बोला किस केस में पकड़ा? बोला सर केस तो यही है, किसी एक होटल से उठाया है। मैंने बोला अच्छा, होटल भी जाता है वो? बोला हाँ होटल से उठाया है, फ़ोन कट मत करना। मैंने बोला फ़ोन कट क्यों करेंगे, आराम से आपसे बात करेंगे, बताओ। बोला हाँ हमें इसको जांच के लिए दिल्ली लेके जा रहे हैं, और वहाँ दिल्ली अगर वो फाइल में नाम चढ़ गया ना, कभी ज़िंदगी में नहीं निकल पाएगा, उम्र कैद की सज़ा होगी। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला एक काम करो यार, बात कराओ ना। तो बोला ठीक है भी करवाता हूँ, जस्ट कोई रोता हुआ बच्चा बात कर रहा है। मैंने बोला यार गजब टेक्नोलॉजी लेके आए हो। फिर उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कैसे छूटेगा बताऊँ? बोले 50,000 रुपये लगेंगे, तुरंत भेजने पड़ेंगे। मैंने बोला भेजेंगे, बोलो। बोले मैं नंबर भेज रहा हूँ, फ़ोन कट मत करना, पेमेंट करना, उसके बाद ही फ़ोन कट करना, वरना मैं आगे कार्रवाई कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला एक काम करो, साला ये है ही ऐसा, इसको पकड़ के कूटो, इसकी हड्डियाँ तोड़ दो साले की, वापस ये शिकायत नहीं आनी चाहिए मेरे पास, कभी बाहर मत निकालना, साले का खर्चा होता है मेरे फालतू। तो ये जो ऐसे जो लोग हैं ना, ये जो मैंने मामला आपको बताया ना, ये बहुत अभी वायरल हुआ था पिछले 6 महीने में, इनके खिलाफ ये चला है ऑपरेशन 5। कुछ अन्य ऑपरेशन है जो आपको याद रखने मैंने आपको पढ़ाया है। कौन कौन से? ऑपरेशन बर्मा। ऑपरेशन बर्मा किसके लिए चलाया था? भूकंप के बाद में म्यांमार को मानवीय सहायता देने के लिए भारत ने ऑपरेशन बर्मा चलाया था। याद रखना क्या? ऑपरेशन बर्मा। भूकंप के बाद म्यांमार को मानवीय सहायता देने के लिए अपन ने ऑपरेशन बर्मा चलाया। ऑपरेशन सद्भाव किसके लिए चलाया? तूफानी यागी के बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया को सहायता देने के लिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर भी एक तूफान आया था यागी नाम से। किस नाम से? यागी नाम से। इसने भयंकर तबाही वहां पर मचाई थी, उसके लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया। ऑपरेशन अजय, इजराइल के अंदर फिलिस्तीनी संघर्ष के दौरान जो इजराइल के अंदर लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। ध्यान रखना है, इजराइल के अंदर जो फिलिस्तीनी संघर्ष हुआ था वहां पर जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। इसी प्रकार आपको बताना चाहिए भी सूडान में संघर्ष हुआ जिसमें भारत के कुछ लोग फंस गए थे, सूडान से उस लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन कावेरी। ये सारे नोट्स में मैं जो नोट्स लूंगा करंट अफेयर के उसमें सारे अच्छे से लिखे हुए हैं। क्या क्या? ऑपरेशन कावेरी किसके लिए चलाया? सूडान के अंदर जो संघर्ष में लोग फंसे थे भारतीय उनको निकालने के लिए। ऑपरेशन अजय, इजराइल में जो फिलिस्तीनी संघर्ष चल रहा था उसमें जो भारत के लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए। ऑपरेशन सद्भाव किसके लिए चलाया था? तूफान आया था यागी, उससे दक्षिण पूर्वी एशिया के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन बर्मा किसके लिए चलाया था? भूकंप के बाद में म्यांमार को मानवीय सहायता देने के लिए। ऑपरेशन चक्कर 5 जो भी चलाया वो किसके लिए है? तो ये जो डिजिटल धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सीबीआई चला रहा है, केंद्रीय जांच ब्यूरो चला रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने 131वें स्थापना दिवस पर किस बैंक ने 34 नए उत्पाद लॉन्च किए हैं? भाई जो पंजाब नेशनल बैंक है ना, उसने भी अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया था और 34 नए प्रोडक्ट है वो अपने स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया था। कौन सा स्थापना दिवस? 131वां स्थापना दिवस मनाया था। 34 नए उत्पादों में से आपको याद क्या रखने हैं? 12 तो ग्राहक केंद्रीय जमा योजनाएं हैं और 10 डिजिटल परिवर्तन पहल है इसमें से। ठीक है, 34 में से ये 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी छोटी मोटी है वो बताऊंगा। ये बीमा प्रीमियम है वो नहीं बताना मेरे को। 12 ग्राहक केंद्रीय जमा योजनाएं हैं और 10 डिजिटल परिवर्तन योजनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा पीएनबी ने अपने 131वें स्थापना दिवस पर एक इंपॉर्टेंट चीज शुरू की, साइबर
सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए क्यूआर कोड लॉन्च किया। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वहां पर फीडबैक सिस्टम पर फीड दे सकते हो। इसके अलावा एक पीहू लॉन्च किया था। ये क्या है? पीहू पीएनबी का चैटबॉट है, जहां से आप मैसेज करोगे, इसमें कुछ पहले से कमांड दे रखी है, वो आपको रिप्लाई करेगा। तो ध्यान रखना है, लाइव चैट सहायता के लिए एक चैटबॉट पीहू लॉन्च किया है। इसके अलावा क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम को लाइव किया है। और पीएनबी के संस्थापक कौन है, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय की ये बैंक है पीएनबी, इसके संस्थापक हैं। इसकी स्थापना हुई थी मई 1894 में। कब? मई 1894 में। 131वां स्थापना दिवस मनाया ना 1894 के अंदर। पीहू क्या है? चैटबॉट है। 34 नए उत्पाद लॉन्च किए हैं अपने 131वें स्थापना दिवस पर। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूनेस्को समर्थित इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रंस एंड यंग पीपुल के 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया है? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। जितेंद्र मिश्रा ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। सीधा सीधा फैक्ट याद कर लेना। यूनेस्को से समर्थित है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपुल। 2025 से लेकर 2027 के कार्यकाल के लिए जितेंद्र मिश्रा को इसका अध्यक्ष चुना गया है। ये चीज है, सीधी सीधी फैक्चुअल चीज है, आपको क्या करनी है? डायरेक्ट याद कर लेनी है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग किस राज्य में निर्माणाधीन है? उत्तराखंड के अंदर भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग बन रही है भाई, इंपॉर्टेंट है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, कहां तक? ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक रेल लिंक परियोजना चलाई थी। उसके अंतर्गत भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग यहां पर बनाई जा रही है। 14.57 किलोमीटर की ये रेल सुरंग है। रेल सुरंग क्या है? उत्तराखंड में पहाड़ है, तो इन पहाड़ों के अंदर से सुरंग बनाइए। 14 किलोमीटर, 14.5 किलोमीटर, 14.57 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। किस प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है? तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक परियोजना के तहत इसको बनाया गया है। सुरंग को बोरिंग मशीन की सहायता से खोदा गया था और उस बोरिंग मशीन का नाम था शक्ति। क्या था? शक्ति। इस परियोजना से होगा क्या? ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच में जो यात्रा है, उसका पहले समय पहाड़ों के अंदर रास्ता खराब था, 7 घंटे जहां समय लगता था, अब उसकी जगह मात्र 2 घंटे का टाइम लगेगा। कितना? 7 घंटे से टाइम कम होकर 2 घंटा शुरू हो गया है। ये चीज आपको क्या करना है? याद करना है। चलो भाई, ये था 25 अप्रैल 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा? नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, दिल से, बहुत ही अच्छा लगता है। ये नंबर है 9887809083। आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हो कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी हमें पीडीएफ चाहिए। एक बार मैसेज कर देना, डेली की डेली आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। ये हमारी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर सभी वैकेंसीज के लिए हैंड रिटन नोट्स हैं। नोट्स आपको बुकलेट फॉर्मेट पे आपके घर पे हम डिलीवर करवा देंगे। करना क्या है? इस वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर देना, बस यही काम है आपका। ये अपना इंस्टाग्राम है infusion/notes के नाम से, इसको जरूर फॉलो करना। यहाँ पर जितनी भी एजुकेशनल न्यूज़ आती है वो सारी न्यूज़ अच्छी तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगी। बाकी जो करंट अफेयर की समरी है वो भी यहाँ पर मिल जाती है। किसी दिन क्लास नहीं ले पाओ तो यहाँ से सीधा समरी पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।